गलत इंजेक्शन लगने से मफलूज हो जाने वाली 9 माह की निशवा जिंदगी की बाजी हार गई। मेरी बेटी ने बहुत हिम्मत की, लेकिन मेरी बेटी हार गई है। मेरी बेटी हार गई है। मेरी बेटी चली गई है, मेरी बेटी चली गई है। प्लीज मिलके कुछ खड़े हो और ताकि किसी और की बेटी ला जाए यार, वरना ये यूं ही खबर बनती रहेगी, तस्वीरें खिंचती रहेगी, ऑफिशियल आके मिलते रहेंगे। होना कुछ नहीं है, होना कुछ नहीं है, होना कुछ नहीं है। हम किसी अच्छे मुल्क में नहीं रहते यार, हम अच्छे मुल्क में नहीं रहते। यहाँ हम नहीं बचा सकते किसी को। जो साहिब औलाद हैं, मैं आज उनसे मुखातिब हूँ। जिस बिस्तर पर निशवा पड़ी हुई थी, एक बेजान गोश्त के लोथड़े की मानंद, एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए ये आपकी औलाद है। एक लम्हे के लिए अपने लख्ते जिगर का चेहरा निशवा में देखिए। आपको उम्मीद है कि एक दफा फिर ये मुझे बाबा कह के या अम्मा कह के पुकारेगा या पुकारेगी। आपको उम्मीद है कि फिर आपकी गोद में बैठ के अटकेलियां करेगी। उसकी आंखों में जिंदगी की रमक नजर आ रही है आपको। वो जीना चाहता है या जीना चाहती है। और उसके अगले लम्हे आपके उस बच्चे को तहतुल हनक पहना दी जाती। वो पट्टी है जो मरने के बाद पहनाई जाती है, यहां से। फिर उसके लाशे को उठाना भी आपने। एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए। और यह गुजारिश मेरी हुक्मरानों से है, यह गुजारिश मेरी उन लोगों से है जिनको अपनी आसिफा, बख्तावर और मरियम बहुत प्यारी हैं। यह भी किसी की आसिफा थी, यह भी किसी की मरियम थी, यह भी किसी की बख्तावर थी। एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए, इस बाप की जगह आप होते और नशवा की जगह आपकी औलाद होती, तो आप यही करते? वादे, तसल्लियां, झूठे दिलासे। एक लम्हे के लिए सोचिए, यह अस्पताल कब्रें बनती जा रही, दहशत खाने बन चुके। यहां मसीहा होते थे, अब कसाई मिलते हैं। मासूमों की गर्दनें उड़ाने वाले जल्लाद। अस्पतालों में अब फरिश्ते नहीं मिलते, यहां पर जल्लाद मिलते हैं। और जल्लादों के बाद अब शैतानों की ड्यूटियां भी अस्पतालों में लग गई हैं। नाज़रीन, वालिदैन यहां पे अपने बच्चों को लेके आते हैं कि इनको जिंदगी मिलेगी। उन्हें क्या मालूम कि मौत इंतजार कर रही होती है उनका। वो जिस औरत ने 9 महीने अपनी कोख में पाला होता है, 9 मिनट नहीं लगते इन जल्लादों को उसे छीनने में। एक दुआ करूंगा कि या अल्लाह गरीब को बीमार ना करना। पाकिस्तान में गरीब होना तो गुनाह है ही, उससे बड़ा गुनाह उस गरीब का बीमार हो जाना है। और फिर कराची जैसे शहर में यह गुनाह तो गुनाह है कबीरा बन जाता है, क्योंकि यहां पे गरीब को चैन की मौत भी नहीं मिलती। उसको तड़पा तड़पा के मारा जाता है, उसके बच्चे को जहर के टीके दे के मारा जाता है, और उसके वालिदैन को अपने बच्चे को मरता हुआ देख के मारा जाता है।
और नाजरीन, दुनिया पे अगर आपने दोज़ख का नज़ारा करना है, दोज़ख का, तो आइए मैं आपको कराची लेकर चलता हूं, कराची के अस्पतालों में लेकर चलता हूं, आपको दोज़ख दिखाता हूं, आपको मक्तलगाह दिखाता हूं, जिस सरजमीन पे, और ये माजरत के साथ किसी को बुरा लगे, मेरी कोई गारंटी नहीं, जिस सरजमीन पे आज भी भुट्टो जिंदा है, वहां निशवा मर गई, वहां असमत मर गई, और कल अमल भी मर गई थी। आज मासूम निशवा कई दिन वो बेचारी जिंदगी की जंग लड़ती रही और हमसे रुखसत हो गई। इस मासूम की जिंदगी जो अभी शुरू हुई थी, ये कराची के अस्पतालों में इसका चिराग गुल कर दिया। तारीख थी 6 अप्रैल, निशवा को कराची के प्राइवेट अस्पताल दारुल सेहत में लाया गया, इसको दारुल मौत का नाम दे देना चाहिए। 7 अप्रैल को गलत इंजेक्शन लगा, हालत गैर हुई, आईसीयू में मुंतकिल किया गया, और फिर 42 मिनट आईसीयू में रहने के बाद मालूम हुआ कि निशवा 71% उसका दिमाग मफलूज हो चुका है। फिर निशवा ने 15 दिन जिंदगी की जंग लड़ी, मौत को डॉज करने की कोशिश करती रही, लेकिन कमजोर थी ना, छोटी सी, उसके कंधों पे ये जंग का बोझ जो है वो बर्दाश्त नहीं हो सका उस नन्ही सी जान पे। कत्ल की एफआईआर दर्ज हो चुकी है जी, निशवा मर चुकी। कराची 1.5 करोड़ आबादी का शहर जो कभी गरीबों की जन्नत हुआ करता था, आज इसी गरीब परवर शहर में गरीबों के लिए मक्तलगाह बन चुका है। अस्पतालों में मौत का खेल मसीहा खुद खेलता है। 2 रोज कबल कराची की 25 साल इस्मत को कोरंगी सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में दांत के दर्द का इलाज कराने अस्पताल जाती है। इंजेक्शन लगाया गया, नतीजा मौत की सूरत में निकला। और फिर जो राज खुला वो उससे ज्यादा हैबतनाक है नाज़रीन। इंजेक्शन जहर का था और लड़की के साथ अस्पताल के मुलाजिम शाहजेब ने ज्यादती की, फिर जहर का इंजेक्शन लगा के मार दिया ताकि कोई गवाही न बन सके। मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन कत्ल और ज्यादती की दफात अभी शामिल नहीं की गई। गलत इंजेक्शन का इल्जाम कोरंगी के अख्तर ने भी आयद किया है। अख्तर की 4 साल बेटी रजिया को खसरा की बीमारी होती है। मकामी क्लिनिक ने हफ्ते के दिन रजिया को इंजेक्शन दिया, जिसके नतीजे में रजिया जान की बाजी हार गई। 4 साल की ये बच्ची थी। और आप बिलावल भुट्टो साहब की सुने, आए ना जरा इनकी भी सुने। सिंध पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता 11 साल से बरसर इक़्तिदार है। सेहत की सहूलियात के बारे में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि सिंध सबसे आगे है। सुने जरा। और मैं समझता हूँ कि जो तरक्की सिंध में टर्शरी केयर के हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं, वो ये परफॉर्मेंस, ये डिलीवरी, ये गवर्नेंस किसी और सूबा में नहीं हो रहा है। दावे बहुत है नाज़रीन, शायद इलाज के लिए इमारतें भी बहुत बन गई होंगी, लेकिन अस्पताल मादूम हो चुके हैं। डॉक्टर्स और अमले की मसीहाई फिरौनियत में तब्दील हो चुकी है। मसीहाई के लिए इस काम में जो है ना वो शैतान घुस गए हैं। ये मसीहाई करेंगे। दारुल सेहत नायाब है, दारुल मौत हर गली, हर नुक्कड़, हर सड़क पे मिलेगा। अब देखते ये है नाज़रीन कि निशवा कब तक मरती रहेगी। आपकी मेरी निशवा कैसा होगा ये भी देखिएगा। इस मुल्क में गरीबों को सेहत की इमारतों से सेहत की नेमत कब मिलेगी। इस बच्ची असमत के क्या कसूर था? आपने उसको मारा भी, उसके साथ ज्यादती भी की, और अब उसकी मां इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। समा पहुंची हमारे प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद है। माँ जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताएं, अफसोस है, ताज़ियत है, कसूर हमारा भी उतना, कसूर इस पूरे माशरे का, इन देखने वालों का भी उतना, क्योंकि हम आवाज नहीं उठाते। अभी आपकी बच्ची को इंसाफ मिल रहा है, क्या आपके साथ हुकूमत, पुलिस ताउन कर रही है? सारे वादे कर रहे हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि मुझे इंसाफ ये दिलाएंगे। ये आप मीडिया वालों की बड़ी मेहरबानी है जो मेरी बाजू बन के खड़े हो मेरे साथ। मैं माँ हूँ, आज मैं कोर्ट में गई थी, जज ने मुझे देखा नहीं, मेरे मुजरिमों को जेल कस्टडी दे दी है। ये कहाँ का इंसाफ है? आप बताएं। क्या किया मुजरिमों के साथ? दोबारा बताइएगा माँ जी। मुल्जिमान के साथ क्या किया? मैं माँ हूँ, आज कोर्ट पे गई थी जी। मुल्जिमान क्या इस वक्त हिरासत में है ना? मुल्जिमान, आपको क्यों इंसाफ की उम्मीद नहीं है? हिरासत में
वो जेल कस्टडी भेज दिया गया उनको रिमांड के लिए भेजना था ना। तो मैं जज ने मुझे देखा ही नहीं ना, मैंने जज को मैंने देखा, तो उनको ऐसे ही इनको भेज दिया। ये कानून है या ये इंसाफ है? आप बताओ मुझे। ये एक मेरी बेटी नहीं थी असमत, पूरे पाकिस्तान की बेटी थी, पूरा पाकिस्तान की बेटी है ये। मेरे सारे पाकिस्तान बहनों और भाइयों से ये अपील है कि मेरे साथ खड़े हो और मुझे अपनी बेटी के खून का इंसाफ दिलाओ। मुझे आज मैं जिस हालत में हूँ, ये मेरी तकलीफ खुदा जानता है, कोई इंसान नहीं जान सकता। मैं गरीब हूँ, इसीलिए मैंने वकील को पैसे नहीं दिए। अच्छा, इसीलिए उन मुजरिमों को जेल कस्टडी दे दी, उनको रिमांड देना चाहिए ना, तो उनको भी पता चले कि एक बेगुनाह बच्ची की हमने उस पर जुल्म किया, उसकी डेड की है। मैं अपनी बच्ची को मैंने मेहनत करके मजदूरी करके पढ़ाया BSc तक, वो डॉक्टर बनना चाहती थी, मुल्क और पाकिस्तान की खिदमत करना चाहती थी। आज उसको क्या सिला मिला है? आप बताएं मुझे। मन्नो मट्टी के नीचे दफन हो गई है। क्या मेरी आवाज नहीं पहुंचती वजीर आला पर? कहाँ गया ये कानून? कहाँ का ये इंसाफ है? गरीबों के साथ ऐसे जुल्म होता रहेगा, किसी की बेटी भी महफूज नहीं है। आज मैं सभी बहनों और भाइयों से अपील करती हूँ, मेरे साथ खड़े हो, मेरी बेटी को मुझे इंसाफ दिलाओ। बस खुदारा मैं अल्लाह के वास्ते झोली उठाकर आपको कहती हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है इस वक्त देने के लिए, मगर मेरी मदद, मुझे मेरी बेटी का इंसाफ दिलाओ। बस मुझे इंसाफ दिलाओ और मैं कुछ नहीं कह सकती आप लोगों को। आज मेरी वो हालत है, मैं अपने पाँव पे भी खड़ी नहीं हो सकती। जुल्म पर जुल्म हो रहा है, सारा अमला मिला हुआ है, मैं किसके पास जाऊं? एक ये मीडिया है जो मेरी आवाज बनी है, जिनके भी घरों में बेटियां पढ़ रही हैं, जो उनकी भी आगे बढ़ना चाहती हैं। अल्लाह का वास्ता है, मुझे इंसाफ दिलाएं, इंसाफ दिलाएं, इंसाफ दिलाएं। मैं आगे क्या कहूं? मुझे औरों का नहीं पता माँ जी। हम आपके साथ हैं, साथ खड़े रहेंगे। ये मीडिया, हम सब पाकिस्तानी कौम, आपके शुक्रगुजार इस कौम में अभी भी गैरत बाकी है। जी फरमाइए, हुक्म कीजिए। बेज़मीरों को ऐसे छोड़ा है, वो हंसते हंसते जा रहे थे, इतने मुतमिन थे, इनके चेहरे पे कोई शिकन ही नहीं था। क्यों? किस लिए? कोई है इनको पूछने वाला? दावे तो बड़े बड़े करते हैं कि नौकरियां देंगे, घर देंगे, रोजगार देंगे। मुझे तो सिर्फ इंसाफ चाहिए, ना नौकरी चाहिए, ना मुझे घर चाहिए। मैं सड़क पर रहूंगी, मुझे कोई अरमान नहीं है कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं मेहनत मजदूर हूँ, करूंगी, करती रहूंगी। अगर वकील भी कहेगा कि मुझे 2 पैसे, तो मैं अपना ये झोंपड़ा भी बेच के उनको दूंगी, मगर मुझे सिर्फ मेरी बेटी असमत का इंसाफ चाहिए। इंसाफ दिलाओ मुझे, सिर्फ खुदा का वास्ता है तुम लोगों को। और मैं क्या कहूँ? मैं लोग मेरी आवाज, यकीन कीजिए माँ जी, मैं दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको आपकी बेटी का इंसाफ आपकी जिंदगी में दिखाएगा। और मेरी ये अपील है कि या अल्लाह इनकी आसिफा सलामत रहे, इनकी बख्तावर सलामत रहे, इनकी मरियम सलामत रहे। लेकिन हमारी बेटियां और इन गरीबों की बेटियां भी इनके लिए आसिफा जैसी ही हैं, बख्तावर जैसी हैं, मरियम जैसी हैं। खुदारा इनको भी अपनी बेटियां समझा करें। अगर इंसाफ मिले, अगर इबरत का निशान बनाया जाता, इससे पहले जो वाक़यात हुए हैं, आज ये वाक़या ना होता। मुझे ये बताएं यास्मीन बीबी, माँ जी, ये पुलिस जो है, क्या वो ताउन नहीं कर रही है आपके साथ? नहीं, वो साबित नहीं कर रही है। मैंने आज भी जाकर देखा है, वहां पर जो बैठे हैं ये रुकनी टीम बनाकर, ये 3, 4, 5, क्या करूं मैं रुकनी टीम को? आप काम करें। वो खुद मुझे डरा रहे हैं, कह रहे हैं ये 4 लाख तनख्वाह लेता है डॉक्टर, ये 5 लाख लेता है डॉक्टर तनख्वाह। इनके घरों में बीबी ताले लगे हुए हैं। हमारे पास कोई ऐसा जादू तो नहीं है जो हमको ढूंढे। क्यों? मैं तो सारी रात परेशान थी कि ये तो मुझे डरा रहे हैं कि क्या वो 4 लाख लेने वाले हैं, उनको ये नहीं पुलिस वाले आपसे मैं तो 1000 भी नहीं कमा सकती। कौन पुलिस वाला कहता है? ये पुलिस वाले ने मुझे कहा। ये धमकाने वाले अल्फाज कौन कहता है? केड़ी कॉलोनी? अवामी कॉलोनी का जो आयो, उसने कहा मुझे कि बीबी, मैंने बोला क्यों मेरा मुजरिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ? वो कह रहा है भाई वो तो 4 लाख रुपया तनख्वाह लेता है,
उसकी रोजी है, उनके घर में ताला लगा हुआ है, तो हम उसको कहाँ ढूंढें? आएगा, उसकी रोजी है, हमारे पास कोई आला नहीं है जो हम उसको ढूंढें। ये पुलिस के अल्फाज हैं, ये पुलिस है। इनको कहो कि ये वर्दियां उतारें, हमें दें, हम पहनेंगे, फिर देखेंगे कानून कैसे चलता है। कानून ने इनको दिया है ना, बिल्कुल ये सही बड़ी कह बड़ी रही हैं आप, गाड़ी, ये वर्दी उनके इसीलिए पार्लर दी भी गई होंगे, है। सब चीजें। हाँ, इनको वर्दियां इसीलिए दी गई हैं कि गरीबों को धमकाएं और डराएं और अमीरों को साथ दें। उनके पास तो उनको मिलेगा ना, नवाला मिलेगा। मैं क्या दे सकती हूँ जो अपना पेट नहीं पाल सकती? बस आप भाइयों से और पाकिस्तान की हर आवाम से। जी माँ जी, हुकूमत का कोई बंदा, हाँ, उन लोगों ने, गवर्नमेंट का कोई बंदा आपके पास आया? हाँ आया था, तहरीक इंसाफ का आया था, पीपल्स पार्टी का भी आया था। वो अभी तक मेरे साथ खड़े हुए हैं, वो भरपूर तावन कर रहे हैं। मेरे गोट के मोजेस हाजी शफी जामोट, मेलम जामोट, जाने आलम, मोहम्मद अली शाह, नहीं, पीपल्स वो कह पार्टी रहे की हैं तो कि बहन, हुकूमत है ना, हम तुम्हारे वो साथ हैं। खड़े रहे आपके साथ। आगा इससे क्या फर्क रफीकुल्लाह है, पड़ता है? ताबिश वो है। 10,000 दफा खड़े रहे। पीपल्स पार्टी की मांझी हुकूमत है, वो तो हुकूमत में है, वो तो एक्शन लेना, वो खड़े क्यों है आपके साथ? कल मैंने जाकर वहां पर कहा थाने में कि भाई मेरा यहाँ से गुजारा, यहाँ पर ये लोग मेरा काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ लाइट नहीं थी। हम थाने में गए हैं, हमने अपनी मोबाइलों की बत्ती जलाई है, तब उन लोगों ने हमारा बयान कलम किया है। फिर आगा रफीकुल्लाह आया है, फिर उन लोगों ने, उनमें चेल फेल हुई है, फिर उन लोगों ने हमारा बयान लिखा है, हमें अच्छी तरह से किया है। मैंने कहा भाई मैं हाथ बांधती हूँ, मेरा यहाँ से इस थाने से जो है केस है वो ट्रांसफर करके इब्राहिम हैदरी थाने पे ले आए। वकील को देने के लिए पैसे नहीं है, आप कहती हैं मुझे घर बेचना पड़ा, मैं घर बेच के बेटी के लिए इंसाफ लेकर आऊंगी। हाँ, किसी ने इनमें से इमदाद की अपील की, इमदाद की, आपको ऐलान किया, यकीन दहानी दी आपको कि इमदाद भी करेंगे आपकी? मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना इमदाद चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए बस। मुझे पैसा नहीं चाहिए, ना मैंने कभी इसकी ख्वाहिश की है। मैं गरीब हूँ मगर मैंने ख्वाहिश नहीं की है। मेरी दौलत ही मेरी औलाद थी, वो बनकर कुछ बनना चाहती थी। मैंने अपनी ज़िंदगी उन पर खर्च कर दी, मेहनत मजदूरियाँ की हैं, झाड़ू पोछे किए हैं, डिफेंस, तारिक रोड, हर कहाँ कहाँ मैंने मेहनत मजदूरी की है। कंपनियों में मैं गई हूँ, मैंने जूठे बर्तन मांजे हैं, इसीलिए अपने बच्चों को पढ़ाया कि कुछ बन जाएंगे मेरे औलाद। ये मेरी मिल्कियत है, ये मेरी दौलत है। मुझे किसी से इमदाद नहीं चाहिए, किसी से भी नहीं, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। मुझे इंसाफ दिलवाओ बस। मेरे भाइयों, तुम मेरी आवाज बनो, तुम वादा करो, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए बस। सुप्रीम कोर्ट से भी मेरी अपील है, उस जज से पूछो, मैं माँ हूँ, मुद्दई हूँ, मुझे तुमने देखा नहीं, तुमने कैसे उनको छोड़ दिया, जेल कस्टडी क्यों दी? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका यास्मी। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है सूबाई वजीर सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब सैयद नासिर शाह साहब ने। शाह साहब शुक्रिया आपके वक्त का। ऐसा लग रहा है कराची के अस्पताल वो अकूमत खाने बन चुके हैं, आए रोज कत्ल हो रहे हैं, बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है, अस्पतालों में ये सब कुछ हो रहा है। ये अचानक हुआ क्या है शाह साहब, और इसके सदेबाप के लिए कुछ ठोस कदम क्यों नहीं अब तक उठाया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। देखें, बहुत ही अफसोस की बात है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और ये वाक़यात हुए हैं और इस पर चीफ मिनिस्टर साहब ने सख्त नोटिस भी लिया है, इंक्वायरी भी हो रही है और एक्शन भी हुआ है। और हमारी पूरी कोशिश है कि इसमें इस तरह की बात सामने आए, सज़ाएँ हों कि लोग इबरत पकड़ें और दोबारा इस तरह की गलतियां ना करें। कि उनकी थोड़ी सी गलती, अगर इंजेक्शन ड्रिप की बजाय उन्होंने कैनोला में लगा दी या दीगर और इस तरह की चीज़ें ना हो। ये मासूम बच्ची जो फौत हुई है, उनके लवाहिकीन जो उनके ख़ानदान है, उनकी दुख में मुकम्मल हम लोग शरीक हैं और अपना दुख महसूस कर रहे हैं। ना सिर्फ निशवा का बल्कि आसमा या और भी जो एक का दुक्का इस तरह के कोई वाक़यात हुए हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट इसमें अपना पूरा रोल अदा करेगी और चीफ मिनिस्टर साहब ने सख्त हिदायत दी हुई है इस सिलसिले में। शाह साहब, मुझे उम्मीद है सिंध गवर्नमेंट बड़ी फुर्ती से और बड़ी तुंदही से अपनी जिम्मेदारी निभाएगी, लेकिन कुछ चीज़ें आपके नोटिस में लेके आ रहा हूँ।
आपसे पहले ये बच्ची असमत, जिसको मुबैना तौर पे कहा गया कि उसको पहले गलत इंजेक्शन भी दिया गया, फिर उसका रेप किया गया, फिर जहर का टीका लगा के मार दिया गया, उसकी माँ थोड़ी देर पहले मेरे साथ थी। वो ये कह रही थी कि पुलिस वाले कहते हैं जी हम बेबस हैं, हम उनको पकड़ नहीं सकते, वो बड़े लोग हैं, वो भारी तनख्वाहें लेने वाले लोग हैं, हम बेबस हैं। ना पुलिस कोऑपरेट कर रही है उस औरत से, वो गरीब औरत है। वो आपके आने से थोड़ी देर पहले अपना शिकवा करके गई है। ये मैं आपके नोटिस में लेके आ रहा हूँ। आप हुकूमत में हैं शाह साहब, इस वक्त आपके पास इख्तियार भी है, ताकत भी है। सर मैं आपको अर्ज करूं कि कोई कितना भी बासर हो, कोई भी हो, किसी किस्म की रियायत उसके साथ नहीं होगी। और इस वक्त भी वहाँ पे में 5 गिरफ्तारियाँ हुई हैं और मज़ीद जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, मुलविस होगा, कितना ही बासर क्यों ना हो, मैं मीडिया पर आपके चैनल को, आपके प्रोग्राम को पूरी दुनिया में देखा जाता है, पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर के ममालिक में भी। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो सख्त एक्शन होगा और किसी को इसमें कोई रियायत नहीं मिलेगी। चले, ये आपकी तरफ से जो है वो ऑन रिकॉर्ड वादा जो है शाह साहब वो हो गया। अगला मेरा सवाल भी है, रिक्वेस्ट भी है कि नासिर शाह साहब कोई कानून साजी करें, कुछ रूल्स ऐसे बनाए, क्योंकि ये आए रोज के वाकयात हैं, ये तो एक सिलसिला चल पड़ा है ना। तो अस्पतालों को इनको रेगुलेट करने के लिए, इन पे कोई मॉनिटर करने के लिए, इनकी भर्तियों में मेरिट को नज़रअंदाज किए जाने पर इन पर सज़ा डालने के लिए कोई कानून साजी करें शाह साहब। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, इस पे कानून साजी मज़ीद भी की जा सकती है। लेकिन हालिया ही हमने हेल्थ कमीशन बनाया है जिसकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, लेकिन क्योंकि ये अभी उसके स्टार्ट है, कुछ अरसा ही हुआ है उसको काम करते हुए, और सिंध गवर्नमेंट में ये असेंबली से पास हुआ और फिर उसमें बहुत अच्छे लोगों को रखा गया है ताकि किसी को किसी किस्म की कोई इस तरह की फेवर ना हो। और वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनका अभी दायरा कार बढ़ाना होगा, उनको मज़ीद स्ट्रेंथन करना होगा ताकि उनकी अफादियत से सबको फ़ायदा हो और इस तरह के वाक़यात बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर शाह साहब आपका। उम्मीद करते हैं सिंध हुकूमत जो दावा कर रही है उस पर पूरा भी उतरेगी। आगे बढ़ेंगे जी, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म के दौरा ईरान के दौरान क्या कहीं कोई सिफारती गलती तो नहीं हो गई, और एक ऐसी गलती कि जिसका हमें बाद में बहुत बड़ा खुमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। वो गलती कौन सी है बताएंगे ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ईरान गए थे ताकि अपना मौक़िफ़ पेश कर सके। मौक़िफ़ क्या है कि जी बॉर्डर पास से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वो अपना मौक़िफ़ पेश करने के बजाय ईरान का मौक़िफ़ मान कर आ गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ईरानी सदर हसन रूहानी की दावत पर ईरान जाते हैं। इस दौरे से नाज़रीन सिर्फ 3 रोज़ कबल सूबा बलूचिस्तान के इलाके और माड़ा में 14 अफराद को बसों से उतार कर मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद फिर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा था, और आज इमरान खान साहब ने ईरानी सदर के हमरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें क्या कहा, आपको दोनों बयानात हम बारी बारी सुनवाते हैं। मवाजना आपने खुद करना है और फैसला आपने करना है जनाब कि इन दोनों में से किसकी बात हम माने। सुने जरा। ये बलोच टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की कारस्तानी है और इस नए अलायंस BRA के ट्रेनिंग कैंप्स और लॉजिस्टिकल कैंप्स ईरान सरहद के अंदर बॉर्डर रीजन की तरफ वाक़ हैं। 3 or 4 days back, we have 14 of our security personnel were killed by terrorists in Balochistan, and I know that Iran has suffered from terrorism, which are from groups operating from within Pakistan. ठीक है जनाब, सवाल ये है कि बात किसकी माने, फैसला आपने करना है। वज़ीर ख़ारजा की बात माने जो कहते हैं कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में ईरान की सरजमीन इस्तेमाल होती है, या फिर वज़ीर आज़म की जो कहते हैं कि ईरान में होने वाली दहशतगर्दी में पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया गया। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान का ये एतराफ़ सिफारती ब्लंडर है, नाजुक सूरत हाल है, और इसमें उमूमी तौर पर लिखा गया पहले से तहरीर शुदा, पहले से एग्रीड अपॉन एलामिया वो पढ़ा जाता है, लेकिन कोई बात जो है वो ताकि इधर उधर ना हो जाए, कोई हद से ज्यादा ना हो जाए, कुछ कमी ना रह जाए,
सिफारती अंदाज में अपना शिकवा भी बयान किया जाता है, शिकायत दर्ज भी करवा दी जाती है। मगर आज इसके बरक्स होता है, इसके उल्ट होता है। इमरान खान के मुकाबले में सुनिए आपके ईरानी सदर अपना नुक्ता नजर कैसे बयान करते हैं। हालांकि हमने पाकिस्तान ने एक एक सबूत ईरान के हवाले किया कि किस किस तरह से कहां कहां आपकी सरजमीन हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल की गई, उसके बावजूद ईरानी सदर का नपा तुला बयान मुलाजा करें। अब ये बड़ा डिप्लोमेटिक सा बयान था, कभी गाड़ी इधर ले गए कभी उधर ले गए, घूम घुमा के वापस वहीं पे आ जाए जहां पहले से खड़े थे। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म एतराफ़ कर चुके कि दहशतगर्दी में पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल होता है। ईरानी सदर कहते हैं हमें सरहद पर कशीदगी का सामना रहा, दोनों रहनुमाओं ने सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी रोकने के लिए एक ऐसी फोर्स बनाने का फैसला किया जो फौरी रद्द-ए-अमल दे सकती है, ये रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स की तरह। ईरान नाज़रीन माजी में कई बार अपने सरहदी मुहाफ़िज़ों पर हमलों का जिम्मेदार पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों को करार दे चुका है और मुतालबा करता रहा है कि पाकिस्तान इनके खिलाफ कार्रवाई करे। इसी साल फरवरी में ईरान के पासदाराने इनकलाब की एक बस को निशाना बनाया गया जिसमें 27 एहलकार जाँ बहक हुए। ईरान ने इसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। पासदाराने इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी ने जवाबी कार्रवाई की धमकी तक दे डाली। बात यहाँ पर यह है कि वजीर आजम इमरान खान के दौरा ईरान के मौका पर धमकी लगाने वाले मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी को ओहदे से हटा दिया गया है। पाकिस्तान को धमकी देने वाले सरबराह को हटाकर शायद ईरान की जानिब से इमरान खान को अलामती तौर पर पैगाम दिया गया है। इससे पहले अप्रैल 2017 पाकिस्तानी सरहद के करीब दहशत पसंदों ने हमले में ईरान के 9 सरहदी मुहाफिज मार डाले, जाँ बहक हुए। इसके बाद नाजरीन ईरानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने पाकिस्तान में कार्रवाई करने की धमकी दी थी। दूसरी जानिब ईरानी सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने के भी ठोस शवाहिद हैं जो पहले से उनको दिए जा चुके हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल भारतीय जासूस कुलभूषण यादव है। ईरान के रस्ते पाकिस्तान में घुसा और ईरान ने अपना नेटवर्क पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था, उसकी जुबानी खुद सुनिए। इसी कैटेगरी में एक और बहुत बड़ा नाम है, वो है जनाब उज़ैर बलोच का, जिस पर पुलिस एहलकारों समेत कई अफराद की टारगेट किलिंग का इल्जाम है। वो उज़ैर बलोच GIT के सामने एतराफ करता है कि वो ईरानी एजेंसी के लिए जासूसी करता था। जब कराची में जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था, इस वक्त नाज़रीन ईरान ने उज़ैर बलोच को चाहबहार में पनाह दे रखी थी। और ये देखिए जो दस्तावेजात उज़ैर बलोच को तैयार करके दी गई, इसमें शहरियत भी ईरान की लिखी गई है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन के इस वक्त सामने आप देख सकते हैं। अब गुज़िश्ता साल दिसंबर में 30 दहशतगर्दों ने पाक ईरान सरहद पर FC काफिले पर हमला किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने ईरानी सफीर दफ्तर खारजा तलब किया, एहतजाज किया। ईरान की जानिब से पाकिस्तानी मामलात में मदाखलत के शवाहिद हैं और इसके बावजूद पाकिस्तान ईरान से ताउन करता रहा है। ईरान के 12 के करीब सरहदी मुहाफिजों को अगवा किया गया था और पाकिस्तान ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में कामयाब ऑपरेशंस के साथ इन्हें बाजियाब करा के ईरान के हवाले किया। यानी पाकिस्तान हमेशा ताउन करता रहा और जवाब में इसे सिर्फ इल्जामात का सामना ही रहा है। हमारे वजीर खारजा एक बात करते हैं, हमारे वजीर आजम कोई और बात करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है और क्या ऐसा होना चाहिए, इस पर बात करेंगे। इत्तेफाकी तज्ज़िया निगाह जनाब जनरल रिटायर्ड अमजद शैफ साहब मौजूद हैं। अमजद शैफ साहब, सबसे पहले ईरानी काउंटर पार्ट बड़ी नपी तुली डिप्लोमेटिक से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे वजीर आजम एडमिट कर चुके हैं कि हमारी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। क्या यह दुरुस्त था ऐसा जुमला कहना, और इसके अब नुकसानात अब क्या होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी अनगार्डेड किस्म की स्टेटमेंट है। ये बिल्कुल आपके लिए मसला पैदा कर सकती है, क्योंकि भारत पहले ये प्रोपेगेंडा करता है और भारत ने बहुत दफ़ा ईरानियंस को भी ये मजबूर किया है कि पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाए। गो ईरानियन ख़ुद कहते तो रहे हैं, लेकिन हमारा स्टांस हमेशा यही रहा है कि हमारी ज़मीन अगर इस्तेमाल हुई है तो वो इस तरह है कि हमारा एक ट्राई जंक्शन है जहां अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर मिलते हैं। वहाँ पे ये लोग कभी अफ़गानिस्तान चले जाते हैं, ईरान आके वारदात करते हैं, पाकिस्तान पहुँच गए, यहाँ से निकल गए। ये वो लोग हैं जो कि इस तीनों मुल्कों की सरहदों को इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा इसमें सिर्फ पाकिस्तान जो है उस पर इल्ज़ाम नहीं आ सकता। लिहाजा मेरा ख्याल है कि इस तरह की बात करने से गुरेज करना चाहिए था
और एक तावन के लिए बिल्कुल आप हाथ बढ़ाएं। आप ये कह सकते हैं कि जी हम बॉर्डर मैनेजमेंट में दोनों मुल्क आपस में तावन करेंगे और हर हालत और में यही बात ईरानी प्रेसिडेंट ने की है जो आप कह रहे हैं। वो बड़ा नफातुल्ला जनरल साहब बयान था। अब मेरा पॉइंट सर यहाँ पे ये है, क्या इस तरह का बयान हमारी सिक्योरिटी जो अपरेटस है या जो टॉप ब्रास है उसके साथ मुशावरत से दिया गया होगा, या आपको लगता है कि वो इससे डिफरेंट लाइन, मुख्तलिफ लाइन लेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये मशावरत से दिया गया है, लेकिन ये एक चीज़ वाज़ेह है कि ईरानियंस को कंसर्न रहे हैं और वो बाज़-औक़ात आपको याद होगा कि जब उनके ये 27 लोग मारे गए थे और एक खुदकुश धमाका हुआ था वहाँ पे, तो ईरानी जनरल ने कहा था कि जी हम पाकिस्तान की सरहद में घुस के तो मारेंगे, और बड़ा काफ़ी उन्होंने बड़ा धमकी आमेज़ किस्म के बयान दिए थे, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा तदब्बर का मुजाहरा किया और हमने डिप्लोमेटिकली उस सिचुएशन को रिजॉल्व किया। तो असल चीज़ तावन है कि आप दोनों मुल्क मिल के बॉर्डर मैनेजमेंट पे और बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर तवज्जो देंगे, मिल के काम करेंगे और उसका नतीजा अच्छा होगा, आपको इन टेररिज्म से बचने के लिए मदद मिलेगी। पाकिस्तान ने बड़े स्पेसिफिक उनको उन ट्रेनिंग कैंप्स की लोकेशंस दी हैं जहां से पिछले 2-3 महीनों में हमले होते रहे हैं। लिहाजा ईरानियंस के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी था कि वो उस पर स्पेसिफिक बात करते, जबकि उनकी बजाय हमारे प्राइम मिनिस्टर ने की। तो मेरा ख्याल है कि ये अनगार्डेड किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं, पहले भी उन्होंने दी हैं इस तरह की, जिससे फॉरेन ऑफिस को भी मुश्किलात पेश आती हैं और आपके सिक्योरिटी ऑपरेटर्स के लिए भी प्रॉब्लम्स बनती हैं। अब मेरे लिए मसला ये बन गया है जनरल साहब कि अगर मेरे प्राइम मिनिस्टर ने ये एक्सेप्ट एडमिशन कर लिया है कि ईरानी सरजमीन पे पाकिस्तान की सरजमीन हमले के लिए इस्तेमाल होती रही, तो फिर तो मैं मुंबई अटैक को भी एडमिट कर लूं, मान लूं, मैं पुलवामा को भी मान लूं, मैं उड़ी को भी मान लूं, फिर तो भारत भी अपना मौक़िफ़ पेश करेगा कि अगर ईरान के खिलाफ पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो सकती है जो कि मुसलमान दोस्त मुल्क है, तो हम तो फिर भी ठहरे दुश्मन, हमारे खिलाफ क्यों नहीं हो सकती? देखिए, बात यह है कि एक वक्त पे आपको याद होगा कि जुंदुल्ला एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि यहाँ से ऑपरेट करती थी जी, और हमने ईरानियंस को उसमें बड़ी मदद की थी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। जुंदुल्ला का जो अब्दुल मालिक था वो आपको याद होगा, वो हवाले किया था। हमने इनको इनफैक्ट इंफॉर्मेशन दी थी, वो दुबई से पाकिस्तान आ रहा था और जबकि वो तेहरान पे जब एयरक्राफ्ट रुका ट्रांजिट में, तो वहाँ पे उसको उतार दिया गया क्योंकि पाकिस्तान ने इतला दे दी थी कि ये ट्रैवल कर रहा है। तो जुंदुल्ला को हमने डेसिमेट कराया। सो वो कहानियाँ पुरानी हैं जहाँ पे ये किस्से होते रहे। अब जैश अदल एक वहाँ पे है जिसका ईरानियन कहते हैं, लेकिन जैश अदल जो है वो पाकिस्तान में लोकेटेड नहीं, वो इसी तरह दोनों तीनों मुल्कों में फिरते हैं। तो बहरहाल प्राइम मिनिस्टर को मेरा ख्याल है एक उसने प्रॉब्लम खड़ी की है जो मेरा ख्याल है इनको फॉरेन ऑफिस को टैकल करना पड़ेगा और फॉरेन ऑफिस को वजाहत देनी होगी। और मेरा ख्याल है कि ये अनगार्डेड किस्म का कमेंट है जो उन्होंने मशावरत से नहीं किया। ठीक जनरल साहब, आपका मेरा सिफारतकारी का तो कोई तजर्बा नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट इस डैमेज को अंडू किया कैसे जा सकता है, इस नुकसान की भरपाई मुमकिन कैसे होगी? क्योंकि एक स्टेटमेंट जो है वो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से गया है, ये कोई ऑफिशियल नहीं है और ये चीफ एग्जीक्यूटिव बोल रहा है। तो किसी भी और लेवल का बंदा जो इससे निचला ओहदा रखता होगा वो कैसे इस नुकसान का इजाला कर सकेगा? वो ये है कि जब आप तावन करेंगे, आपका खुलूस अगर उसमें शामिल होगा और ईरानियंस के साथ आपको कोई लगी लिपटी नहीं रखेंगे, कोई ऐसी बातचीत नहीं होगी जो उनसे छुपा के ना रखी जाए, एक खुलूस होना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ईरानीज जो हैं, ईरानियों ने मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे एक बरादर इस्लामी मुल्क है, उनको शिकायत हमारे साथ कई किस्म की हो सकती हैं। हमने भी बड़ा कुछ किया है कि जैसे उनकी गैस की पाइपलाइन ला के यहाँ पे हमने रखी हुई है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमारे पास फंड्स नहीं है कि हम खुद उसको ला सकें, लिहाजा इंटरनेशनल फंडिंग हमें करवाने में दिक्कत है अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से। ईरान तो वो भी कहता है मैं वो भी फाइनेंस करने को तैयार हूं सर, यहाँ पे अमेरिका आ जाता है जनरल साहब, इंडिया जो है मेरा ख्याल है कि कर लेता है अमेरिका से, हम नहीं कर पाते। ये चीज हमें सामने रखनी चाहिए। अगर अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम को आप बाईपास कर लें तो मेरा ख्याल है फिर कोई इतना मसला नहीं होगा, फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि आफ्टर ऑल इंडिया वहां बैठा है, तो वो तो कोई ऐसी चीज नहीं। मेरा ख्याल है वो मुश्किल दौर गुजर गया जब हुकूमतें बहुत डरती थीं, अब आपको थोड़ा सा वो बोल्ड होके, मेरा ख्याल है जब तावन आप बढ़ाएंगे तो ईरानियंस के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ ईरानियन के बारे में कि जब उनके यहाँ पे 27 लोग मारे गए, जब ये हुआ था
पिछले दिनों आपने देखा पुलवामा से 2-3 दिन पहले ईरान में एक वाकया हुआ जिसमें कि ये उनके पासदारान जो हैं वो 27 खुदकुश धमाके में मारे गए थे। उस पर बड़ा गम और गुस्सा था, और आपको याद होगा कि ईरान की मिलिट्री कमांड की तरफ से बड़ी थ्रेटनिंग किस्म के स्टेटमेंट्स दी गई। लेकिन आप सफारती सतह पे देखिए कि इंडिया ने बहुत कोशिश की कि ईरानियों को साथ मिलाएं, और पुलवामा वाले किस्से में ईरान को साथ रख के तो दुनिया को कहा जाए कि देखें जी पाकिस्तान ये सारे हमसाया ममालिक में ये काम कर रहा है, तो ईरानी नहीं माने उस चीज़ पे। ईरानी तैयार नहीं हुए, बावजूद इंडियन परसुएशन के कि उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन ईरान इस चीज़ से दूर रहा कि वो इंडिया का साथ दे के पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खड़ा होगा। तो मेरा ख्याल है कि हमें एक पुरखुलूस कोशिश करके उनके साथ अंडरस्टैंडिंग अपनी रखनी चाहिए। हमारा मुफाद यही है कि ना ईरान की अमजद शोएब साहब हमसे गुफ्तगू करने के लिए। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त ईरान में है, उनका दौरा कामयाब होता है या नहीं ये तो उनके आने के बाद ही मालूम पड़ेगा, लेकिन मकामी सियासत में बिलखुसूस हुकूमती हल्कों में जो एक भूचाल है कैबिनेट की तब्दीली के बाद, तो अब कौन से ऐसे नए हीरे हैं जिन्होंने ऐसा अज़्म किया है कि इमरान खान काफ़ी पुरुमीद है कि मुल्क की किस्मत बदल जाएगी। ज़रा उन हीरों को जिस कान से निकाला गया है उस कान की कहानी भी आपको बताएंगे इस वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद हाजिर है नाज़रीन। क्विकली से आपको बताते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब ने आज इमरान खान साहब की जो नई काबीना में जो इंडक्शन हुई है, नए लोग आए हैं, उन पर अपना एक तजिया दिया है, एक नक्शा खींचा है। किस तरह से जरा एक दफा वो सुन लें आप। प्लीज को देखो तो लगता है कि मुशर्रफ की कैबिनेट बैठा हुआ है। आंख बंद के दूसरे आंख से देखो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नजर आती है। अगर ये नाअहल है, नालायक है, प्लीज किसी को फारिग करना था तो हमारा सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को कार भेजे। लेकिन जी इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेंबर कौमी असम्बली पीटीआई के रहनुमा जनाब फारूक हबीब साहब। फारूक साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आपको याद है एक बड़ा अजीम शान जलसा आपने किया था, ये अक्टूबर 2011 की बात है। मतलब अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर था, और वो इमरान खान साहब का लॉन्च जिसे कहते हैं ना, एक एक्सट्रीम लॉन्च, वो वहां से हुआ था। आपका श्योर आपको याद होगा, मैं खुद भी विटनेस कर रहा था, मैं खुद वहां पे मौजूद था। फारूक साहब, वहां पे पाकिस्तान की जो मैशत है उसकी तबाही का जिक्र कर रहे थे इमरान खान, मतलब उनकी स्पीच का महफर पाकिस्तान की मैशत था। बस मैं सर आपको याद ये कराना था कि जिस वक्त इमरान खान अक्टूबर 2011 में पाकिस्तान की मैशत पर अवाम के समंदर से खिताब कर रहे थे और मैशत की बर्बादी का रोना रो रहे थे, उस वक्त फारूक साहब मुल्क के वजीर खजाना हफीज शेख साहब थे। इस पे आप कमेंट कर दें सर। देखिए, मैं समझता हूं कि खाली हफीज शेख साहब की बात नहीं है। पहले तो बात यह समझने की जरूरत है कि इमरान खान साहब जो हैं वो रवायती सियासतदान नहीं है। रवायती सियासत जो है वो पीपल्स पार्टी और PMLN को सूट करती थी। लोगों ने उससे हटके जो है वो इमरान खान को वजीर आज़म बनाया है पाकिस्तान का। अब वो एक मैंडेट लेकर आए हैं। और जहां तक रही बात हफीज शेख साहब की, जो आप पर्टिकुलर हवाला देते हैं, तो उस वक्त आसिफ अली जरदारी मुल्क के जो है वो सदर थे। आपको पता है कि उनके ऊपर क्या मामलात हैं, और यूसुफ रजा गिलानी जो हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उनको नाहल करवा दिया था। अच्छा, यानी कि आसिफ जरदारी हफीज शेख साहब से कह के मैशत का बेड़ा गर्क करवाते थे। गुजारिश सुन लेना, तो एक लीडरशिप की अप्रोच का फर्क था। और आपको ये समझने की जरूरत है कि हमेशा कुछ ऐसी पोस्टें होती हैं जो मिनिस्ट्रीज हैं जहां पर टेक्नोक्रेट्स की जरूरत भी होती है, और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है ये भी एक स्पेशलाइज्ड शोबा है। असद उमर साहब ने भी इसके अंदर जो है वो अपना रोल भरपूर तरीके से अदा किया। अब ये प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिशन है कि वो किसको कैबिनेट के अंदर कहां पर लेकर आते हैं, लेकिन फर्क वाजे है, इमरान खान के नजदीक आवाम सर भले डिस्क्रिप्शन है, वहां पर जो है सिर्फ सवाल जो है वो अल्लाह के फैसलों में नहीं कर सकते, प्राइम मिनिस्टर के फैसलों में सवाल किया जा सकता है, भले डिस्क्रिप्शन हो। अर्ज ये है, अल्लाह के फैसलों में सवाल नहीं होता सर, इमरान खान के फैसलों में सवाल हो सकता है। पूछने आपसे ये रहा हूं, हफीज शेख गलत था, आसिफ जरदारी गलत थे, क्या कहते हैं आपका अल्लाह भला करे, एजाज शाह जिन पे बीबी शहीद के कत्ल का इल्जाम है उनको आपने वजीर दाखिला बना दिया। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर, मुझे ये बताएं, बहुत इमरान खान कहते हैं, हबीब साहब सवाल सुन ले सर, सवाल मुख्तसर है, उसके बाद मैं बात नहीं करूंगा, खुल के जवाब दीजिएगा। इमरान खान कहते हैं जो लोग सही काम नहीं कर रहे थे, जो वज़रा, उनका कलमदान तब्दील कर दिया गया। यूं तो फिर इमरान खान साहब ने भी वजारत दाखिला किसी और को दे दी, इमरान खान साहब भी वजारत दाखिला से नहीं चला रहे थे।
देखें, मैं समझता हूं कि जो वजारत दाखिला के ऊपर शहरियार अफरीदी साहब जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, उसके अमूर को मामलात को वो देख रहे थे और प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो फुल मिनिस्टर को वहां पर अपॉइंट किया है, ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब को। और जो ये बात करते हैं बार बार बीबी के कातलों के हवाले से, तो किस मुंह से बात करते हैं? मुझे आप बताइए ना कि रहमान मलिक साहब के ऊपर मामलात नहीं उठे? रहमान मलिक साहब भी जो है वो पीपल्स पार्टी के वजीर दाखिला रहे और क्या पेशरफ्त की पीपल्स पार्टी ने बीबी शहीद के कातलों को पकड़ने के लिए अपनी हुकूमत के दौरान? ये भी बता दें किस मुंह से एजाज शाह के ऊपर बात करते हैं। मामला ये है कि अभी तो उन्होंने कलमदान संभाला है, उनको डिलीवर करने दें, फिर आप जरूर वैल्यूएट कीजिएगा, अच्छे लोग फिर आप जरूर वैल्यूएट कीजिएगा। वो तो बहुत बुरे हैं, देखें बात ये है सर, लेकिन आपको अपनी पार्टी में से कोई नहीं मिला। आपके इस वक्त कितने मुशीर हैं जो पीटीआई के? मुझे सिर्फ इतना बता दें कितने मुशीर हैं जो पीटीआई के? देखें गुजारिश सुन लें। देखें बात को आपको समझने की जरूरत है। पीटीआई के बहुत सारे लोग मौजूद हैं और ये तमाम लोग जो हैं वो पीटीआई की टिकट के ऊपर मुंतखब होकर आए हैं। जो आज पीपल्स पार्टी को, तो बिलावल साहब को तो शर्म आनी चाहिए कि इनको तो वो लोग छोड़ के आए हैं और इनको उस वक्त छोड़ा था जब उनका इक्तदार था। इनकी करप्शन की वजह से, इनकी जालसाजियों की वजह से, इनकी अवाम दुश्मन पॉलिसीज की वजह से अगर कोई इख्तलाफ करके पीपल्स पार्टी को छोड़ के आया तो आज उन्हें पीपल्स पार्टी कैसे नजर आती है? एक तरफ ये उनको कहते हैं कि ये छोड़ के हमें छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए हैं, आज ये कहते हैं दावा करता है कि उसकी 22 साल की जद्दोजहद है। 22 साल में वो आदमी एक भी ऐसा बंदा ट्रेन नहीं कर सका जो कम से कम 15-20 लोग ट्रेंड होते जो उनकी काबीना को संभालते। उनको बाहर से इंपोर्ट करने की क्यों जरूरत पेश आ रही है? बेशुमार लोग हैं, गुजारिश सुन लें, बेशुमार लोग हैं, आप सिर्फ किसी एक को पिन पॉइंट ना करें। मुराद सईद हैं, जरताज गुल हैं, शहरियार अफरीदी साहब अभी भी काबीना का हिस्सा हैं, अली मोहम्मद साहब काबीना का हिस्सा हैं और बहुत सारे लोग हैं, जुल्फी बुखारी साहब हैं, वो हमारी काबीना का हिस्सा हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि ऊपर इमरान खान के विजन के मुताबिक काम होगा। जो इमरान खान के विजन के मुताबिक काम नहीं करेगा वो काबीना का हिस्सा नहीं रहेगा, उसका इख्तियार प्राइम मिनिस्टर के पास है। और मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने शुरू रोज से अपने वुज़रा की कारकर्दगी के ऊपर नजर रखे हुए। यहां पर यह नहीं था कि इसहाक डार ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया क्योंकि वो नवाज शरीफ के समधी थे तो वो उस वक्त के वजीर आजम के जहाज के ऊपर फरार हो गए। ना तो इमरान खान का कोई रिश्तेदार काबीना के अंदर है, ना ही इमरान खान का जो कोई दोस्त काबीना के अंदर है। यहां पर जाती वफादारियां, जाती दोस्तियां नहीं है, बल्कि मुल्क के लिए जो बेहतर है उस चीज को जो है वो आगे लेकर आएंगे। और मैं समझता हूं कि वजीर आजम इमरान खान साहब अपने विजन के हवाले से बड़े क्लियर हैं। हाउसिंग का प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च कर दिया है, सेहत इंसाफ कार्ड अवाम को दे रहे हैं, जो लोग खुले आसमान तले सोते थे उनके लिए शेल्टर होम्स के इनिशिएटिव का आगाज हो चुका है, गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम को लेकर आ चुके हैं, ट्रेड डेफिसिट हम नीचे लेकर आए हैं। करते हैं जब इत्तलात का बेड़ा गर्क हो जाता है। असद उमर जब डॉलर जो है वो आसमान छूता है तब असद उमर को फारिग करने का, जब सेहत जो है उसके मामलात बिगड़ जाते हैं, अद्वियात जब ऊपर चली जाती हैं, मीडिया एडवाइजर आप वाईबीएम को लगाते हैं जिन पर नैब का इल्जाम है, एजाज शाह उन पे कत्ल का इल्जाम है। कोई एक क्लीन बंदा पकड़ ले सर। सैयद अली हैदर साहब, बात यह है कि इल्जामात तो जो है वो कोई भी उठ के आप पे ऊपर भी लगा देगा, ये कोई मसला नहीं है। देखिए मामलात ये हैं कि क्या पीपल्स पार्टी ने अपने दौर के ऊपर कोई एजाज शाह के ऊपर कार्रवाई की थी? क्या एजाज शाह मफरूर थे? उस वक्त उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की? कोई भी लगा सकता है, यही इल्जाम आप सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना बनाएं। अब जरा बात मुकम्मल कर लेते थे। सर वक्त खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त का, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो जाता है। नाजरीन दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।